हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नए इकाई की एक नए यूनिट की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की कक्षा 7 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक, 5वां यूनिट, नाम है शासक और इमारतें। दोस्तों, ये टाइटल से ही पता चल जाता है कि कौन से शासक ने कौन सी इमारत का निर्माण करवाया। और आज हमने दोस्तों पेज नंबर 60 से 62 पर एनसीईआरटी की कक्षा 7 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक और इसमें पेज नंबर 60 से 62 पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनको बेस बनाते हुए और साथ साथ जो भी एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन निकल सकते थे उनको ऐड करके यह वीडियो हमने बनाया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए यूजफुल है। तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में दोस्तों मुगल सल्तनत या तो हमारे भारतीय संस्कृति और स्थापत्य की बात आती है, भारतीय कला और संस्कृति, तो यह वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 5 शासक और इमारतें। यहां पर देखिए कक्षा 7 की एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक सामाजिक विज्ञान में इतिहास और शासक और इमारतें, इनमें सबसे पहले नाम आता है कुतुब मीनार का। क्या? कुतुब मीनार। इमेज में देखिए बहुत ही खूबसूरत यह इमारत बनी है, लेकिन एक नहीं बल्कि तीन शासकों ने यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। एक मर गया, बाद में दूसरा आया, बाद में तीसरा आया, यानी कि 3 शासकों की मदद से यह कुतुब मीनार बना है। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां अरबी में है। क्या? ये छज्जों के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां अरबी भाषा में उत्कीर्ण है और मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां अरबी में है, यह बात मैंने यहां पर भी बता दी। दोस्तों, यह मैंने देखा है और मैंने वहां जाकर एक अच्छी सी इमेज भी खिंचवाई है। आज से तकरीबन 18-19 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैंने कुतुब मीनार दिल्ली का देखा है। तो एक बार फिर से देख लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां अरबी भाषा में है। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां अरबी भाषा में लिखी गई है, यानी कि कुतुब मीनार में। ओके, चलिए आंसर बताइए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण यह बादशाह ने शुरू करवाया। नाम मैंने आपको बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार नाम पड़ा है। तो आंसर तो आपको पता चल गया। ओके, वेल डन। सही आंसर है ऑप्शन बी। अफगानिस्तान में स्थित जामकी मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन हो गया। मैंने दोस्तों विकिपीडिया से यह इंफॉर्मेशन ली है। टेक्स्ट बुक को भी हमने ऐड किया है। टेक्स्ट बुक के साथ साथ दोस्तों और भी सोर्सेस है जहां से महत्वपूर्ण बातें जो यह कुतुब मीनार की है वो हमने ऐड की है। तो यह बात मेरे सामने आई कि अफगानिस्तान में स्थित जामकी मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया। किसका? कुतुब मीनार का, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें आई। एक तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार दोस्तों कहाँ की इमारत से प्रेरित है? तो याद रखना अफगानिस्तान में स्थित जामकी मीनार से प्रेरित है यह कुतुब मीनार।
कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का आगे बढ़ाया, यानी कि सिर्फ आधार ही बना पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, या कुतुब मीनार का सिर्फ आधार ही बना पाया था, लेकिन आगे उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का बढ़ाया, यानी कि यहां पर पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, 3 मंजिलों तक आगे किसने बढ़ाया? याद रखना, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच क्या ब्लड रिलेशन थे? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। क्या? यह 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। कब बनवाई? 1368 में। एक बार फिर से पढ़ लो। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। यहां से पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल। आंसर बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आगे बढ़ाया इल्तुतमिश ने, पूर्ण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। क्या? कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य योग्य कारीगर ही संपन्न कर सकते थे। 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। यह टेक्स्ट बुक की बात है कि सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। क्या? 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारत में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह है, यानी कि किले, महल तथा मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोगी इमारतें बनवाई गई थी। एक बार फिर से पढ़ो कि सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। और 2 तरह की इमारतों में पहली किस श्रेणी की इमारतें? तो पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह है, जैसा कि किले, महल तथा मकबरे बनवाए गए। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें बनी थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते हैं। क्या? राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। क्या? सिर्फ राजा ही ऐसी इमारतें नहीं बनवाता था, लेकिन राजा के अलावा व्यापारियों द्वारा भी ऐसी महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई गई थी। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। कौन? व्यापारी मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे। राजा भी ओके। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते थे। कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है, मैंने आपको शुरू में बताया। और दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ साइड में दी गई है। इसमें कुतुब मीनार के बारे में क्या बताया गया है कि कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टिया इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस तरह इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। लेकिन याद रखना, आगे 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत
अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे है, यानी कि पहला छज्जा यहां पर है, इनके नीचे यहां दोस्तों अभिलेखों की पट्टियां लगाई गई है। और इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। आंसर बताइए, कुतुब मीनार कितने मंजिली इमारत है? कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। सही आंसर है ऑप्शन ए। कई वर्षों में कुतुब मीनार आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। सीधी भाषा में बोलो तो कुतुब मीनार डैमेज हो गया था। क्यों? आंधी, तूफान और भूकंप की वजह से। बाद में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई, यानी कि 4 शासकों ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। चारों के नाम भी याद रख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई? तो 4 में से 3 शासक के नाम यहां ऑलरेडी मैंने आपको दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। एक और नाम भी यहां नहीं है, कौन सा नाम? इब्राहिम लोदी। वेल डन। सही आंसर बनेगा उपरयुक्त सभी ने कुतुब मीनार की मरम्मत अपने अपने शासनकाल में करवाई थी। आगे दोस्तों अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य की बात करें, यानी कि आज से 1000 साल पहले ऐसी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया गया, तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होगा? देखो, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण आज से तकरीबन 600-700 साल पहले किया गया, तो यह निर्माण कैसे किया गया होगा? हम छोटी कोई रचना बनाते हैं, छोटी इमारत का निर्माण बहुत आसान है, लेकिन बड़ी इमारत का निर्माण करने के लिए एक कौशल की जरूरत होती है। एक बार फिर से देख लो कि स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहती रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। एक बार फिर से पढ़ लो, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण वास्तुकला शैली 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहती रखकर बनाए जाते हैं। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि अनुप्रस्थ टोडा निर्माण वास्तुकला शैली कब प्रचलित थी? याद रखना, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य अनुप्रस्थ टोडा निर्माण वास्तुकला शैली प्रचलित थी। सही आंसर ऑप्शन सी। और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुएं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। कौन सी शैली? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण वास्तुकला शैली का प्रयोग कब हुआ? तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। और दोस्तों, सीढ़ीदार कुओं को बावड़ी भी कहा जाता है। क्या? बावड़ी भी कहा जाता है। आगे दोस्तों, आगरा किले के निर्माण में लगे श्रम की बात करें तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। 2 रेड फोर्ट है, एक आगरा का रेड फोर्ट, दूसरा दिल्ली का रेड फोर्ट। यहां हम बात करते हैं आगरा के रेड फोर्ट की। तो आगरा के रेड फोर्ट बनाने के लिए तकरीबन 12000 लोगों ने कार्य किया। यह सभी को जोड़ दिया जाए तो 12000 लोगों ने यह फोर्ट बनाने के लिए कार्य किया। और दोस्तों,
अधिरचना किसे कहते हैं? टेक्स्ट बुक में यह अधिरचना की व्याख्या स्पष्ट की गई है कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग जिसे कहा जाता है अधिरचना। क्या? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, यह भूतल, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, तो इसे कहा जाता है अधिरचना। और टेक्स्ट बुक में दोस्तों एक बावड़ी की बात की गई है कि राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उनके द्वारा यह बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, गुजरात में दोस्तों रानी की वाव यानी कि राण की वाव कहवाय छे हमारा गुजरात में, जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान भी मिला है। तो दोस्तों हमारे गुजरात में आकर यह राण की वाव देखना मत भूलिएगा। ओके, यहां बात की गई है रानी जी की बावड़ी, और यह किसने बनवाई है? रानी नाथवती जी ने बनवाई। किसकी याद में? राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उनके द्वारा यह बावड़ी का निर्माण करवाया गया। कहां पर? राजस्थान के बूंदी में। एक बार फिर से देखो, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उनके द्वारा किया गया था। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावत जी ने करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे दो वन लाइनर क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो यह कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली शहर में स्थित है, और यह मस्जिद 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनी थी। मेहराब के निर्माण में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने क्या याद रखा? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनी। कहां पर बनी? दिल्ली में। और मेहराब के निर्माण में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मंदिर निर्माण हुए, तो यह मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? देखो, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। क्या? शिव की स्तुति में बनाए गए यह कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जहां नृत्य का आयोजन होता था, वहां तक पहुंचा जाता था। और मुख्य सभा भवन जिसे महामंडप भी कहा जाता है। चलिए आंसर बताइए, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने आपको राजा का नाम बताया, चंदेल वंश का राजा था राजा धंगदेव, उन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। दोस्तों, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है तो इसे कहा जाता है गर्भगृह, मुख्य मंदिर यानी कि गर्भगृह। तो प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी, धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। आंसर बताइए, प्रमुख देवता की मूर्ति कहां रखी जाती थी? वर्तमान में भी दोस्तों प्रमुख देवता की मूर्ति मंदिर में कहां रखी जाती है? गर्भगृह में रखी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। इमेज में देखिए, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। क्या दोस्तों, यह जो खजुराहो मंदिर है, यह मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था
कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। देखो, तंजावुर में स्थित है राज राजेश्वर मंदिर और शिखर पर 90 टन का पत्थर लगाया गया है। तो उस समय कोई क्रेन भी नहीं थी, फिर भी यह 90 टन का पत्थर कैसे यहां शिखर पर पहुंचाया होगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन है ना, आगे मैं क्लियर कर दूंगा। एक बार फिर से यहां से पढ़ लो कि खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। और तंजावुर में स्थित है राज राजेश्वर मंदिर और यह मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। आंसर बताइए, राज राजेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो मैंने आपको बताया राज राजेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तंजावुर में। लेकिन यह पत्थर कैसे पहुंचा? अभी भी आपके दिमाग में यही घूम रहा है ना। देखो, इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। क्या? वास्तुकारों ने शिखर तक यह पत्थर पहुंचाने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबे पथ तैयार किया जाता था। क्या? 4 किलोमीटर लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। क्या? यह जो 4 किलोमीटर का रास्ता बनवाया गया था, मंदिर बन जाने के बाद यह रास्ते को गिरा दिया गया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। क्या? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। एक बार फिर से देख लो कि इस काम के लिए वास्तुकारों ने, किस काम के लिए? यह 90 टन वाले पत्थर को यहां शिखर तक पहुंचाने के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। याद रखना, राज राजेश्वर मंदिर, इसके पास एक गांव है चारुपल्लम, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आंसर बताइए, चारुपल्लम का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया। चढ़ाईदार रास्ते का गांव, इसे कहा जाता है चारुपल्लम, एक गांव का नाम है। वीडियो को खत्म करते हैं। इसी पार्ट को, इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे आगे वीडियो में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।